आज जनता के दरबार में होंगे सीएम नीतीश कुमार। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा कार्यक्रम। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार एनडीए में घमासान जारी। सीएम नीतीश आज पीएम को लिखेंगे पत्र। पीएम मोदी डिजिटल पेमेंट के लिए ई-रूपी को करेंगे लॉन्च। आज शाम 4:30 बजे करेंगे लॉन्च। और सावन की दूसरी सोमवारी आज मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर है रोक। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी सोमवार को एक बार फिर से जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें सुनेंगे। 5 साल बाद सीएम नीतीश ने 12 जुलाई से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू किया। कोरोना महामारी के कारण इस बार खास एहतियात बरती जा रही है और आपको बता दें कि जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। तो जनता के दरबार में सीएम नीतीश कुमार सभी फरियादियों की फरियाद सुनेंगे। एक एक करके जो फरियादी हैं जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो इसमें शिरकत होते हैं। अपनी समस्याओं को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनकी फरियाद को सुनेंगे और उसके निराकरण को लेकर के सभी अधिकारियों को ऑन द स्पॉट निर्णय देंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं और एक एक करके सभी फरियादी अपनी जो समस्याएं हैं वो नीतीश कुमार को सुना रहे हैं और नीतीश कुमार सभी को लेकर के अधिकारियों को निर्देश भी देंगे एक एक करके। और जो फरियादी फरियाद लेकर आ रहे हैं उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए वो आदेश भी दे रहे हैं नीतीश कुमार और जल्द से जल्द जो उनकी परेशानी है उनको निपटाने की जो आदेश है वो सीएम की तरफ से अधिकारियों को दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने लल्लन सिंह को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र में मंत्री बनने के बाद से आरसीपी सिंह की और पार्टी के लोगों की इच्छा थी कि लल्लन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और सभी की इच्छा पूरी हुई। देखिए, कल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और आप सब लोगों को मालूम ही है कल ही उस बैठक में आरसीपी सिंह ने ये प्रस्ताव दिया कि मेरी जगह पर बना दिया जाए ललन बाबू को। हमारा ही प्रस्ताव है, सब लोगों ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया है। और आप जानते हैं 7 महीना पहले हमने आरसीपी सिंह जी को बनाया था। अब वो केंद्र में मंत्री बने तो उनकी इच्छा थी कि हमारी जगह पर ललन जी बने। सब लोगों को मंजूर था। सब लोग एक मतलब कि एक विचार से पूरी सहमति से सब लोगों ने तय किया कल की बैठक में। और हमारे आप जानते हैं कि विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोग हैं। हमारे पार्टी का जो संगठन है दूसरी जगहों पर सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, भाषण दिया। फिर इसके बाद ये विषय आया, सब लोगों ने एकजुट होकर के और फिर उनसे लोग अलग से भी काफ़ी मिले हैं। और हम तो आज थे ही, आज यहाँ आना था हमको शाम में, तो काफ़ी विभिन्न राज्यों के लोगों से मुलाकात होती रही। तो अपनी पार्टी में हम लोगों का देखिए कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं, एकजुट। अब ललन जी का आप सब जानते हैं कि बहुत जमाने से, जब से ये पार्टी है तब से उनका रिश्ता है, तो उनके बारे में तय किया गया। तो ये अच्छा उपेंद्र कुशवाहा निराश हैं, क्या कहेंगे? ना बिहार एनडीए में एक बार फिर सियासी घमासान मचा हुआ है। जातिगत जनगणना को लेकर एनडीए के घटक दल बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में भी खटास देखी जा रही है। वहीं जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर सोमवार को यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे और उनसे मिलने का समय मांगेंगे। और देश में माहौल बनाने की मांग हो रही है। जो बातचीत है कल हम लोग इस पर और बात करके आपस में सब लोगों का, और उसके बाद हम लोग इसके बारे में एक जरूर पत्र लिखेंगे और पत्र लिख करके समय मांगेंगे
और कौन कौन लोग जाएंगे विभिन्न पार्टियों से, उनका भी कल सब लोगों का नाम लेकर के हम लोग पत्र भेजेंगे और बात भी विधानसभा में सर जो मुलाकात हुई थी इसी पर बात हुई थी। जी जी बिल्कुल वही बात कर जी, मैंने तो वही कहा ही कि लोगों की जो राय थी बिल्कुल सब इसमें हम लोगों की सबकी सहमति, तो बातचीत तो किया ही है। कटिहार में महापौर शिवराज पासवान के हत्या मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए लगभग 1 दर्जन नामजद आरोपियों में से 5 नामजद और 4 आपराधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसपी ने कहा है कि घटना के तुरंत बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक और आरोपी को बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया गया है। जल्द ही बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के पीछे की वजह का खुलासा करेंगे। अनुसंधान के क्रम में ये बात आई प्रकाश में कि घटना के दिन निवर्तमान मेयर श्री शिवराज पासवान को प्राथमिकी के एक अभियुक्त द्वारा बुलाया गया था, जहां पूर्व से घात लगाकर प्राथमिकी और अप्राथमिकी अभियुक्त हथियार से लैस होकर थे और उनके द्वारा साजिशन उनकी हत्या की गई। अंधाधुंध फायरिंग किया गया जिसमें उनको 3 गोली लगी और इलाज के क्रम में ले जाने के क्रम में सदर कटिहार मेडिकल कॉलेज में कर दिखाएगा बिहार। 6 करोड़ वयस्कों को 6 माह में लगे। 11 जो नामजद अभियुक्त हैं उनमें से प्राथमिकी 4 अभियुक्त को घटना के बाद गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद एक विशेष कार्य दल का गठन किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कटिहार के नेतृत्व में। रोहतास में वार्ड पार्षद संजीत सिंह ने डेहरी से राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह पर अवैध संपत्ति अर्जित करने और सरकारी भूमि अपने नाम कराने का आरोप लगाया है। वार्ड पार्षद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखकर सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उनके आवेदन पर जांच के लिए डीएम धर्मेंद्र कुमार ने 2 सदस्यीय टीम गठित की है। उनके आवेदन पर आरोप की जांच के लिए डीएम धर्मेंद्र कुमार ने टीम गठित की है और वो टीम जांच कर रही है। साथ ही संजीत सिंह ने विधायक पर कई आरोप लगाकर मुख्यमंत्री समेत डीएम और आर्थिक अपराध इकाई को आवेदन दिया है। उसमें हमने लिखा था मुख्यमंत्री को कि खाता नंबर 233 प्लॉट 992 और 993 जो खतियान के अनुसार आपको अनावाद बिहार सरकार है, जमीन भूमि है और ये महेश सिंह के नाम से पंजी 2 मतलब रजिस्टर 2 में दर्ज है। उनको कैसे मिला ये जांच का विषय है। और इसमें इसके बाद इन्होंने जैसे अगर ज़मीन किसी को सरकारी ज़मीन या बंदोबस्ती की जाती है तो उसको आप किसी को हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं, उसको बेच नहीं सकते हैं और इनके द्वारा उस ज़मीन को क्रय किया गया है। गया के छात्र अमन नागसेन का चीन में संदेहास्पद मौत हो गई, लेकिन अभी तक उसका पार्थिव शरीर भारत नहीं आया है, जिसको लेकर उसके परिवार और जिले वासियों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सभी लोगों ने इंसाफ की मांग की है। तो जिला वासियों ने कैंडल मार्च निकाला है। बता दें आपको कि 2 साल पहले पढ़ाई के लिए वो चीन गए थे, जिसके बाद से गया के छात्र की चीन में संदेहास्पद मौत हो गई थी। पार्थिव शरीर को परिवार ने गया मंगवाने को लेकर के भी आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक उनका पार्थिव शरीर नहीं आया है, जिसको लेकर जो जिलावासी हैं उन्होंने कैंडल मार्च निकाला है और लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो पार्थिव शरीर अभी तक नहीं आया है, जिसको लेकर के जो छात्र हैं, जो लोग हैं, जिलावासी हैं, वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। पार्थिव शरीर को गया लाने के लिए परिवार ने भी मांग। मुजफ्फरपुर जिले
के अहियापुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर दरभंगा NH-57 पर भीषण सड़क दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गरहा चौक के पास NH-57 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे कार दूसरी लेन में जाकर बस से टकरा गई। वहीं इस घटना में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान हो गई है। मृतक व्यक्ति की पहचान BSF के डिप्टी कमांडेंट पारू सारन पांडे के रूप में हुई है। वहीं मृतक चालक का नाम दिलीप कुमार बताया गया। से दरभंगा की ओर जा रही थी। अच्छा। पीछे से ट्रक वाला मारा है। अच्छा। उसके बाद इधर दरभंगा से तो ट्रक वाला जब मारा तो गाड़ी इस पार कैसे आ गई? गाड़ी इधर आ गया, कट गया, रेलिंग तरफ गया। तो तेज धक्का के कारण जैसे गाड़ी। उसके बाद इधर से दरभंगा से बस आ रहा था। अच्छा। उसके बाद फिर बस में दोनों में टक्कर हो गई। अच्छा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कैमूर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए बड़ी मात्रा में शराब बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 4 व्हीलर के द्वारा भारी मात्रा में शराब ले जाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब के साथ शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया। नालंदा में वज्रपात की चपेट में आने से एक ही घर के 2 सदस्य की झुलसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि धान रोपनी कर महिला अपने दोनों बेटियों के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान ये हादसा हुआ। हादसे में महिला और उसकी एक बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बहन घायल हो गई। वहीं अस्थावा वीडियो ने कहा है कि जल्द ही आपदा के तहत पीड़ित परिवार को सरकारी राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। तो बता दें आपको कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में वज्रपात का कहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ताज़ा मामला नालंदा से सामने आया, जहां पर वज्रपात की चपेट में मां बेटी आ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि एक परिवार को 2 लोगों की मौत हुई है। और जब भी ऐसी जो तस्वीरें हैं सामने आती है, ऐसे में लगातार जो भारी बारिश होती है, वज्रपात की आशंकाएं बढ़ जाती है। ऐसे में मौसम विभाग भी लगातार और DTV भारत भी आपसे यही अपील करता है कि आप ऐसी परिस्थिति में बाहर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि जो ठनके की संभावना है, बिजली गिरने की संभावना है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वज्रपात का कहर ऐसे में लोगों पर बरसता है और जानें चली जाती हैं। एक ही परिवार के 3 आदमी रोपनी के लिए गए थे, रोपा कर रहे थे। रोपा करके जैसे लौटे तो बादल कड़का और ठनका गिरा, जिसमें 2 गो स्पॉट हो गए, एक ठो का हालत अभी गंभीर है। तीनों माई बेटी धान रोप करके आ रहा था घर वापस, और उसके बाद वापस आ रहा था तो 33 करोड़ वाला जो पोल है, वो उस जगह सामने आया। तो उसके बाद ठनक गिरा तो दोनों एकदम वहीं पर मैंने छिटपिटाना
अथी हुआ तो वहाँ से आदमी देखा, और बाद वहाँ से टूट पड़ा, इसको टांग टूंग के अपना हॉस्पिटल लाया स्थान। भारी बारिश से बिहार की नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। नालंदा में लोकलाइन नदी का 4 स्थानों पर तटबंध टूट जाने से कई गांव में पानी भर गया है, जबकि जहानाबाद में फागू, मोरहर, दरधा और बलदैया नदी में उफान के कारण निचले इलाके तक पानी पहुंच गया है। बिहार शरीफ से जहानाबाद का संपर्क टूट गया है। रोहतास में भी सोन का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कैमूर में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कैमूर की सभी नदियां उफान पर है। वहीं दुर्गावती नदी की जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद नदी का पानी गांव में प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं इस बीच फसलों की भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद ग्रामीणों ने बिहार सरकार और जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। गेहूं डूब गया है। हमारे मिरिया गांव के बगल में दुर्गावती नदी है, जो कि थोड़ा ही दूर है, जो कि उसी उफान से पानी तराहिमाम हुआ है। पूरा ये फसल डूब चुका है, जो कि उसी की जो गिर चुका है, जो मरई है वो भी ढह चुका है। फसल बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, दुर्गावती नदी है, प्रखंड दुर्गावती है। प्रखंड है, यहाँ पर हम लोग आए थे, बाढ़ आई है और सैकड़ों बीघा यहाँ पर जलमग्न हो गया है और लोगों का काफी नुकसान भी हुआ है इसमें। पटना में सावन की दूसरी सोमवारी में भी मंदिरों को बंद रखा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि बिहार भर में मंदिरों को सावन के महीने में नहीं खोला जाएगा। पटना की बोरिंग रोड स्थित शिव मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता निषेध ने। के महीने में अक्सर मंदिरों में भीड़ उमड़ा करती थी, लेकिन इस बार कोरोना का जो कहर है वो सावन के महीने में पड़ा और श्रद्धालुओं को जो भीड़ है वो मंदिरों में काफी कम हो गई। इस वक्त हम बोरिंग रोड चौराहे पे भोलेनाथ के मंदिर में और देख सकते हैं, मंदिर पे ताला लटका हुआ है। हालांकि कुछ श्रद्धालु गिने चुने कह सकते हैं वो मंदिर में आए हैं पूजा करने के लिए। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ भी हैं। इस बार कोरोना का असर पड़ा है और सावन में जिस तरीके से भीड़ भाड़ होती थी इस बार कम भीड़ है। मायूस भी है? जी मायूस तो है, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है पूजा करने में। हर जगह मंदिर सब बंद है, इसलिए पूजा करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है जी। अच्छा, सरकार ने फैसला लिया है मंदिर और जितने भी धार्मिक स्थल है उनको भी बंद करने का, क्योंकि कोरोना का जो असर है वो काफ़ी है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने फैसला ठीक लिया। जी सरकार ने फैसला तो बहुत अच्छा लिया है, तो ये जरूरी है, लेकिन अभी पूजा पाठ भी जरूरी है थोड़ा सा, तो इसलिए आए हैं हम लोग भी पूजा करने के लिए। अभी मंदिर में आए हैं, इधर तो ताला लगा हुआ है। जी वही देख रहे हैं कि ताला लगा हुआ है, नहीं होगा तो फिर रिटर्न जाना पड़ेगा। चलिए, तो कई जो लोग हैं वो मंदिर में आ रहे हैं पूजा करने के लिए, लेकिन लोगों को मायूस होकर अपने घर वापस लौट जाना पड़ रहा है, क्योंकि मंदिर का जो गेट है उस पे ताला लटका हुआ है। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो मंदिर है वहां पर ताला लगा हुआ है और कोरोना काल की वजह से जो श्रद्धालु हैं उन्हें लौटकर घर वापस जाना पड़ रहा है, घरों पर ही पूजा अर्चना करनी हो रही है। लेकिन ऐसे में जरूरी भी यह है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल है, ऐसे में सरकार ने जो ये फैसला लिया है वो लोगों के हित में ही लिया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में आज एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई-रूपी लॉन्च करेंगे। इसके जरिए लाभार्थियों को मिलने वाले फायदे बिना लीकेज उन तक पहुंच सकेंगे, यानी बीच में कोई बिचौलिया या मध्य नहीं आएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए DTV भारत के साथ। नमस्कार।